नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परिवार पहचान पत्र आधारित पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की ऑनलाइन सेवा को लॉन्च किया। इसके माध्यम से अब पात्र व्यक्ति सिर्फ एक क्लिक से अपना पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र बनवा सकेंगे और उन्हें दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी। आइए रिपोर्ट दिखाते हैं। अब एक क्लिक से बनेगा पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र। मुख्यमंत्री ने लॉन्च की ऑनलाइन सेवा। सरल पोर्टल से बनेगा प्रमाण पत्र। जी हां, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को परिवार पहचान पत्र आधारित पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की ऑनलाइन सेवा को लॉन्च किया। इसके माध्यम से अब पात्र व्यक्ति महज एक क्लिक से अपना पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र बनवा सकेगा। इस अवसर पर उन्होंने कहा, अब लोगों को कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ऑनलाइन सेवा से ज्यादा लाभ मिलेगा। हरियाणा में अभी तक 22 लाख पिछड़ा वर्ग के परिवार से परिवार पहचान पत्र में रजिस्ट्रेशन किया है। इनमें से 19 लाख परिवारों की इनकम पीपीपी के माध्यम से वेरीफाई हो चुकी है। इनका डाटा अपडेट कर दिया है। ये परिवार सरल पोर्टल के माध्यम से अपना पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। बचे हुए परिवारों की इनकम वेरिफिकेशन का काम भी अभी चल रहा है। जैसे ही सरल पोर्टल के माध्यम से अप्लाई करेंगे, तत्काल प्राथमिकता देते हुए उनकी इनकम वेरिफिकेशन करवाई जाएगी। सरल पोर्टल से उपलब्ध होने वाले पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र पर एडीसी के हस्ताक्षर होंगे। यानी कि अब पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोगों को दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी और इसीलिए सीएम मनोहर लाल ने ऑनलाइन सेवा का शुभारंभ कर दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इंटीग्रेटेड एविएशन हब से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक की और उसकी अध्यक्षता की और अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश भी दिए। सीएम ने कहा कि हिसार एयरपोर्ट को विकसित करने में देरी ना की जाए। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इंटीग्रेटेड एविएशन हब से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सीएम ने अधिकारियों से कहा, महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार पर विकसित किए जा रहे इंटीग्रेटेड एविएशन हब से संबंधित कार्यों में तेजी लाई जाए। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रोजेक्ट है। इससे प्रदेश में विकास को गति मिलेगी। हिसार एयरपोर्ट को विकसित करने में देरी ना की जाए। धन को जारी करने में ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए। राज्य सरकार का प्रयास है कि साल 2023 में इस एयरपोर्ट से विमान सेवा शुरू कर दी जाए। एयरपोर्ट के लिए जलापूर्ति, ड्रेनेज सिस्टम और रो वाटर के स्टोरेज के लिए किए जा रहे कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। बैठक में सीएम को जानकारी दी गई है कि पर्यावरण एवं वन विभाग की तरफ से इंटीग्रेटेड एविएशन हब के दूसरे चरण के विकास कार्यों के लिए 23 नवंबर 2020 को क्लियरेंस मिलने के बाद एयरक्राफ्ट पार्किंग के लिए 3 बड़े हैंगर का निर्माण 18 अगस्त 2021 को पूरा हो चुका है। इसके अलावा निर्माण स्थल से पुरानी बिल्डिंग्स को तोड़ दिया गया है और वाटर चैनल्स को शिफ्ट कर दिया गया है। करीब 7,115 जमीन का म्यूटेशन भी नागरिक उड्डयन विभाग के नाम हो चुका है। इसी तरह रनवे, पीटीटी, टैक्सी वे, एप्रॉन आदि का 80% और 33 केवी सब स्टेशन का निर्माण का काम 70% तक पूरा कर लिया गया है।
और हरियाणा ने एक और उपलब्धि अपने नाम की है। नीति आयोग की तरफ से साल 2021 के लिए इनोवेशन करने वाले राज्यों का जो सूचकांक जारी किया गया है, उनमें हरियाणा देश के टॉप 3 राज्यों में शामिल है। ये स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। अन्य राज्यों के लिए हरियाणा बना मिसाल। हरियाणा ने बढ़ाए सुशासन की ओर कदम। हरियाणा को देश में मिला तीसरा स्थान। सीएम मनोहर लाल की तरफ से अपने अब तक के कार्यकाल में लीक से हटकर किए गए नए प्रयोगों और लागू की गई नई नीतियों के सकारात्मक परिणाम आने लगे। नीति आयोग की तरफ से साल 2021 के लिए नव परिवर्तन इनोवेशन करने वाले राज्यों का जो सूचकांक जारी किया गया है, उसमें हरियाणा देश के टॉप 3 राज्यों में शामिल है। कर्नाटक 18.01 अंक, तेलंगाना 17.66 अंक, हरियाणा 16.35 अंक। पिछले साल हरियाणा इनोवेशन इंडेक्स की सूची में 6ठे स्थान पर था। नीति आयोग की रिपोर्ट किसी राज्य के लिए देश में खास महत्व रखती है। 44,000 वर्ग किलोमीटर में फैले हरियाणा जैसे राज्य का नीति आयोग की रिपोर्ट में टॉप 3 में शामिल होना निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धि है। आयोग की ये रिपोर्ट सरकार की सफलता और उसकी ओर से लागू की गई नीतियों की कामयाबी पर मुहर लगाती है और नीति आयोग की तरफ से इनोवेशन इंडेक्स में हरियाणा को तीसरा रैंक देना वास्तव में ये साबित करता है कि पिछले कुछ सालों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की व्यवस्था परिवर्तन सोच के चलते सकारात्मक बदलाव किए गए हैं। अहम बात यह है कि नीति आयोग का ये इंडेक्स ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के आधार पर तैयार किया गया है। हरियाणा को मिले इस तीसरे रैंक पर खुशी जाहिर करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा, सुशासन के रास्ते पर चलते हुए हमने अनेक नए सकारात्मक प्रयोग किए हैं और इन प्रयोगों का दौर आगे भी बिना रुके जारी रहेगा। न्यू इंडिया के निर्माण में हरियाणा लगातार अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है। ताजा उदाहरण नवाचार क्षमताओं में राज्य का शानदार प्रदर्शन साबित करता है। मनोहर सरकार ने पिछले कुछ सालों में नई नीतियां बनाने के साथ साथ सुशासन और पारदर्शिता की दिशा में अहम कदम उठाए हैं और पिछले 8 सालों में बड़े बदलाव किए। सीएम मनोहर लाल का मानना है कि तकनीक का इस्तेमाल कर भ्रष्टाचार को खत्म कर आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ तेज गति से दिया जा सकता है। और आज सीबीएसई 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट आ गया है, जिसे लेकर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जो बच्चे पास हुए हैं उनको बधाई दी है। तो आइए जेएफएक्स के जरिए आपको बताते हैं कि जो रिजल्ट रहा है वो कैसा रहा है, और साथ ही उससे पहले ये दिखा दें कि मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट कर क्या कुछ कहा है। तो आपको बता दें कि जो विद्यार्थी पास आउट हुए हैं उन्हें बधाई देते हुए सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि जो विद्यार्थी सफल नहीं हो पाए वो निराश ना हो, बल्कि अधिक मेहनत करे ताकि भविष्य में उन्हें सफलता मिल सके। अपनी मेहनत और लगन से आप जीवन की हर परीक्षा में सफल होते रहें। सभी को स्वर्णिम भविष्य के लिए शुभ आशीष। तो मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री, जिन्होंने जो बच्चे आज पास हुए हैं उन्हें बधाई दी, साथ ही साथ जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया उन्हें भी उन्होंने देखिए निर्देश दिए हैं कि आप इसे लेकर निराश ना हो, क्योंकि भविष्य में ऐसी सफलता असफलता लगी रहती है, लेकिन मेहनत करते रहिए। मेहनत और लगन के साथ जो है जीवन में हर परीक्षा सफल हो जाती है। तो सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई। जो विद्यार्थी सफल नहीं हो पाए वो निराश ना हो, बल्कि अधिक मेहनत करे ताकि भविष्य में उन्हें सफलता मिल सके। अपनी मेहनत और लगन से आप जीवन की हर परीक्षा में सफल होते रहें। सभी को स्वर्णिम भविष्य हेतु शुभाशीष। और इधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय झंडा
अंगीकरण दिवस की देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी और ट्वीट पर लिखा कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस की सभी को बधाई और आइए इस अवसर पर अपना जीवन देश को समर्पित करने और आगामी 13 से 15 अगस्त तक हर घर की छत पर तिरंगा फहराने का संकल्प लें। तो सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट कर ये बातें कही है। राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस की सभी को हार्दिक बधाई दी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आइए इस अवसर पर अपना जीवन देश को समर्पित करें। तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस को सभी को हार्दिक बधाई। आइए इस अवसर पर अपना जीवन देश को समर्पित करें और आगामी 13 से 15 अगस्त तक हर घर की छत पर तिरंगा फहराने का संकल्प लें। तो ट्वीट के जरिए सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सभी को शुभकामनाएं दी। साथ ही साथ ये भी कहा कि आने वाले 13 से 15 के बीच में सभी जो लोग हैं वो अपने घर पर झंडा लगाने का संकल्प लें। और हरियाणा कैबिनेट की गुरुवार को हुई बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। विधानसभा का मॉनसून सत्र 8 अगस्त से शुरू होगा। बैठक में कुल 11 एजेंडे रखे गए हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं। हरियाणा कैबिनेट की गुरुवार को हुई बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। विधानसभा का मॉनसून सत्र 8 अगस्त से शुरू होगा। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 11 एजेंडे रखे गए। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में क्या फैसले लिए गए हैं। 8 अगस्त से हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होगा। म्यूनिसिपल कमेटी में स्टैंप ड्यूटी जो 2% ली जा रही है, उनमें से 1% म्यूनिसिपल कमेटी जबकि 1% जीएमडीसी को मिलेगा। एसपीओ के तौर पर 2000 रिटायर्ड आर्मी के जवानों को नियुक्ति। हरियाणा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड द्वारा ऋण की फ्लोटेशन के लिए 1000 करोड़ रुपए की ब्लॉक गारंटी के नवीनीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी। सूचना आयोग में भर्ती के लिए बनाए नियम। परिवहन विभाग हरियाणा सेवा नियम 2022 के निर्धारण के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी। सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 2016 के नियम 24 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति। हरियाणा कैबिनेट की बैठक के बाद खेल मंत्री संदीप सिंह ने प्रेस वार्ता कर फैसलों की जानकारी दी। 8 तारीख को सोमवार को 2 बजे से शुरू होगा और गवर्नर साहब को उनका न्योता दे दिया जाएगा और ज़्यादा लंबा चौड़ा कोई था नहीं और एजेंडे जो थे वो बहुत छोटे एजेंडे थे, 11 एजेंडे थे, जिसमें से मेन तो यही था कि एक हरियाणा म्यूनसिपल एक्ट जो है उसमें 2% जो स्टैंप ड्यूटी है उसमें 1% जो है वो एमसी जो है एरिया के उनको दिया जाएगा और एक जैसे अथॉरिटीज़ हैं जैसे जीएमडी है, एफएमडी है, पीएमडी है, इनको दिया जाएगा। स्पेशल पुलिस ऑफिसर जो हैं लगभग 2000 के आसपास उसको लिया जाएगा 1 साल के लिए, जिसमें एक्स आर्मी मैन, पैरामिलिट्री फोर्स, एचआई, एसएफ के इनको लिया जाएगा। तो ये बेसिकली हैं, बाकी तो बहुत छोटे एजेंडा थे। तो आज का जो ये 8 का जब तक चलेगा, जो भी फाइनल होंगे 2 बजे से शुरू होगा। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी, जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा सचिवालय में जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड की 55वीं बैठक ली और अधिकारियों को अहम दिशा निर्देश दिए। क्या कुछ खास रहा इस बैठक में, आइए दिखाते हैं आपको। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आम जनता को एक छत के नीचे पानी और फूड टेस्टिंग की सुविधा मिलनी चाहिए ताकि वे अपने घरों में आने वाले पानी और खाद्य पदार्थों की जांच करवा सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि स्वास्थ्य एक गंभीर विषय है, इसलिए इस संबंध में कोई योजना करें। आज जगह जगह टेस्टिंग स्पॉट बनाने की आवश्यकता है ताकि लोग इसका फायदा उठा सके और समय समय पर पानी और खाद्य सामग्री की जांच करवा सके। मुख्यमंत्री बुधवार को हरियाणा सचिवालय में जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड की 55वीं बैठक में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि जहां जहां जल आपूर्ति के लिए लाइनें बिछाई जा रही हैं, वहां गलियों की मरम्मत का कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आम लोगों को इस विषय पर किसी तरह की परेशानी नहीं आनी चाहिए। विभाग जिस भी एजेंसी से ये कार्य करवाए, उससे कार्य के दौरान और कार्य पूरा होने की तस्वीरें ले, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वहां पानी की लाइनें बिछाने के बाद गलियों की व्यवस्था ठीक कर दी गई है। एसटीपी के पानी का नजदीक से नजदीक क्या इस्तेमाल हो, इसे सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पानी की एक भी बूंद बर्बाद नहीं होनी चाहिए। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाले पानी का पुनः इस्तेमाल किया जाए। जहां जहां एसटीपी लगे हुए हैं, उससे निकलने वाले पानी का नजदीक से नजदीक क्या इस्तेमाल किया जाए, इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने ये कार्य सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को सौंपी है। हरियाणा के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। इसके लिए हिसार में ब्राजील के सहयोग से पशुओं की नस्ल सुधार के लिए उत्कृष्टता के केंद्र स्थापित किए जाएंगे और इसके साथ ही पशुओं के आहार में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने के लिए कनाडा की कंपनी की ओर से भी एक सेंटर राज्य में खोला जाएगा, जिसके तहत इस कंपनी का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही हरियाणा का दौरा करेगा। हरियाणा के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने एक और कदम आगे बढ़ाया है। इसके लिए हिसार में ब्राजील के सहयोग से पशुओं की नस्ल सुधार के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही पशुओं के आहार में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने के लिए कनाडा की कंपनी की ओर से भी एक सेंटर राज्य में खोला जाएगा, जिसके तहत इस कंपनी का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही हरियाणा का दौरा करेगा। हालांकि इसे लेकर हरियाणा से एक प्रतिनिधिमंडल कृषि मंत्री जेपी दलाल के नेतृत्व में बीते दिनों ब्राजील भी गया हुआ था। ब्राजील दौरे के संबंध में जानकारी देते हुए कृषि मंत्री ने बताया कि ब्राजील में साल 1911 में भावनगर के राजा ने गिर नस्ल की गायों को दान के स्वरूप ब्राजील को दिया था और उसके बाद ब्राजील ने इन गायों की नस्ल सुधार में काम किया। उन्होंने कहा कि ब्राजील में गिर गाय की नस्ल में सुधार कर गिरलैंडो नस्ल को तैयार किया गया है, जो औसतन 15 लीटर दूध देती है, जिसमें 99% जेनेटिक्स हमारे देश की गिर गाय के पाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि गिर गाय की नस्ल सुधार की तर्ज पर ही देसी, साहिवाल और राठी गाय की नस्लों में भी सुधार हो। जेपी दलाल ने बताया कि स्वदेशी नस्ल की गायों के विकास के लिए एम्ब्रापा ब्राजील के सहयोग से हरियाणा में उत्कृष्टता के केंद्र की स्थापना की जाएगी। हमारा एक डेलीगेशन पशुपालन विभाग से संबंधित 10 दिन की यात्रा पर ब्राजील और कनाडा में गया। 4 तारीख से लेकर के और 13 तारीख तक हम बाहर रहे और हर रोज नए नए जगह हम गए। लगभग हर रोज हमने वहाँ के संस्थाओं से
पशुपालन की यूनिवर्सिटी में या सरकार के कोई विभाग से या किसी प्राइवेट बहुत बड़े ब्रीडर फार्म से वार्तालाप की और उस डेलीगेशन में हमारे जो पशुधन बोर्ड के चेयरमैन हैं रणधीर गोलन जी थे, हमारे कमिश्नर पंकज अग्रवाल जी, डॉक्टर भगौरिया और दूसरे जूनियर डॉक्टर। और वहाँ पर हमने ब्राज़ील में देखा कि आज से 1960 में हमारे भावनगर के राजा ने गिर गाय उनको डोनेट की थी। उस नस्ल की गाय आज वहाँ सबसे ज़्यादा गाय हैं, सबसे ज़्यादा दूध वो देती है। और 1911 में हाँ, और उन गायों का उन्होंने नस्ल सुधार का काम भी किया है, क्रॉस ब्रीड भी तैयार किए हैं। और हमने पाया कि ब्राज़ील के अंदर बड़े बड़े किसान हैं पशुपालन में, बड़ी बड़ी डेयरियां हैं जो दूध का काम भी करते हैं और ब्रीडिंग का काम भी करते हैं। दुनिया के लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। एआई के लिए जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का काम है उसमें वो आगे हैं। ईटीटी एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट उसमें वो आगे हैं। और पशुओं की नस्ल सुधार में उनकी जो टेक्नोलॉजी अगर हम अपने यहाँ अपनाएं तो हम बहुत जल्दी अपने दूध उत्पादन बढ़ा सकते हैं। प्रतिनिधि मंडल के दौरे के संबंध में जानकारी देते हुए कृषि मंत्री ने बताया कि हिसार में सार्वजनिक निजी भागीदारी से सुअर पालन 200 क्षमता प्रजनन फार्म के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करना, हिसार में स्वच्छ दूध उत्पादन हेतु आधुनिक प्रबंधन डेयरी फार्म प्रथाओं समेत अत्याधुनिक डेयरी फार्म स्थापित करना, स्वदेशी गायों और भैंसों के लिए हिसार में सेक्स सॉर्डिट सीमन संस्थान की स्थापना हेतु सीमेक्स जेनेटिक्स से सहयोग मिलेगा। टोरंटो के बाद हम गए सस्काटून कैपिटल, सस्काचुन प्रदेश है, वहाँ कृषि का ही काम है ज़्यादा। कनाडा में आमतौर पर कृषि जो होती है एक फसल ली जाती है 3 महीने की, साल में 7-8 महीने बर्फ़ से ढके रहता है। ज़मीन हमारे से, कनाडा में पॉपुलेशन 3-1 करोड़ के आसपास है, 3-3.5 करोड़, और ज़मीन हमारे से कोई 7-8 गुना ज़्यादा होगी। तो एक तरह से 1 से 24 गुना का अंतर है। लेकिन वहाँ ज़मीन में 3-4 महीने के लिए ही खाली रहती, बाकी बर्फ़ से ढकी रहती है मोस्ट ऑफ कनाडा। और फार्म वहाँ बड़े बड़े हैं, माइल्स में हैं, आदमी कम हैं, हैवी मशीनरी से खेती होती है। गेहूं के बारे में हमने जानकारी ली कि जैसे गेहूं को बो देते हैं अक्टूबर में, बर्फ़ स्नोफॉल होने से पहले बीज डाल दिया, स्नोफॉल हुआ तो गेहूं उसमें बर्फ़ के नीचे दब गया। जब अप्रैल में बर्फ़ पिघलती है तब गेहूं पैदा होता है, बिजाई कर देते हैं अक्टूबर में, और वो बर्फ़ से नीचे 6 महीने ढका रहेगा, कुछ नहीं करना, कुछ ना होना ना कोई बात। 100 मन की गेहूँ होता है वहाँ एकड़ का, हमारे यहाँ 50 मन का होता है। और बहुत बड़े बड़े फार्मर हैं, करोड़ों रुपए की मशीनरी है, मैकेनाइज है, हमारे से अलग है। लेकिन कनाडा भी हमारे साथ जो है कृषि के क्षेत्र में बहुत काम करना चाहता है। उनके यहाँ भी जो पशुपालन के अंदर उनने रिसर्च की हुई है, पिगरी में उनका काम अच्छा है। तो उनसे भी हमारी जो सस्काचुन प्रदेश है वहाँ के अधिकारियों से यूनिवर्सिटी में हमारी मीटिंग हुई। इसके अलावा अगले साल मई के महीने में एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के प्रशिक्षण हेतु मानव संसाधन विनियम, जिसके लिए ये सहमति बनी है। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की ओर से सास्काचेवान विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण के लिए विभाग के 2 से 3 अधिकारियों को नामांकित भी किया गया है। ब्राजील दौरे के दौरान हरियाणा के बारे में भी संस्थाओं, संगठनों और सरकारों के अधिकारियों को बताया गया कि हरियाणा कृषि के क्षेत्र में नंबर 1 है, दूध उत्पादन में नंबर 2 पर है और उद्योग में अग्रणी है। आईटी का हब है। 500 फॉर्च्यून कंपनियों के कार्यालय हरियाणा में हैं। प्रदेश
प्रदेश के नंबरदारों को डिजिटली हाईटेक बनाने की 2018 की हरियाणा सरकार की घोषणा आखिर पूरी होती हुई नजर आ रही है। जहां हरियाणा के अलग अलग जिलों में नंबरदारों को फोन बांटे जा रहे हैं और नंबरदारों सरकार की योजना से काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश के नंबरदार बनेंगे हाईटेक। मनोहर सरकार ने नंबरदारों को बांटे फोन। नंबरदार सरकार की योजना से खुश। प्रदेश के नंबरदारों को डिजिटल हाईटेक बनाने की 2018 की हरियाणा सरकार की घोषणा आखिर पूरी हो गई है। रोहतक के 602 नंबरदारों को मोबाइल फोन बांटे जा रहे हैं, जिससे सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए नंबरदारों को काफी सहायता मिलेगी। खास बात यह है कि सरकार और प्रशासन की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम करने वाले नंबरदारों को डिजिटल बनाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। हरियाणा सरकार ने नंबरदारों को 9,000 तक की कीमत का एंड्रॉइड मोबाइल देने की घोषणा 2018 में की थी। काफी लंबे समय से ये इंतजार किया जा रहा था कि कब ये घोषणा पूरी होगी, लेकिन अब इस घोषणा को अमली जामा पहनाया जा रहा है। रोहतक में भी 602 नंबरदारों को इस स्कीम का फायदा मिलेगा, जिन्हें मोबाइल देने के लिए आज जिला विकास भवन में 2 दिवसीय कैंप लगाया गया, जिनमें नंबरदारों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराकर अपने मोबाइल ले लिए। नंबरदारों का कहना है कि वे मोबाइल लेकर काफी खुश है और अब सरकारी योजनाओं का उन्हें आसानी से पता चल जाएगा और यही नहीं, वह जनता तक विभिन्न योजनाओं को बेहतर तरीके से पहुंचा सकेंगे। ये पूरे देश में पहला राज्य है जहाँ पे कि गवर्नमेंट सरकार ने नंबरदारों को मोबाइल, आयुष्मान पत्र और मानदेय देने गया है। लेकिन जब हमें सीएम साहब ने ये पहली बार घोषणा की थी कि मैं सभी नंबरदारों के लिए आयुष्मान पत्र और मोबाइल की व्यवस्था देना चाहता हूँ, तो हमें अति प्रसन्न हुए थे और हमने सीएम साहब का हार्दिक धन्यवाद किया था। इसके लिए हरियाणा सरकार मनोहर लाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अधिकारियों का कहना है कि देश में हरियाणा पहला प्रदेश बना है जिन्होंने नंबरदारों को डिजिटलाइज कर दिया है। अब वह अधिकारियों तक अपनी बात आसानी से पहुंचा सकेंगे और अधिकारियों की बात भी जनता तक आसानी से पहुंच पाएगी, क्योंकि मोबाइल के माध्यम से हरियाणा सरकार की सारी स्कीम नंबरदारों तक आसानी से पहुंच जाएगी। ये जैसा कि आपको पता है, बहुत सारी राज्य सरकार जो है हरियाणा ग्रामीण वासियों के लिए कल्याणकारी स्कीमें चलाती रहती है। तो ये जो स्कीम है, इसके तहत हम लोग जितने भी हमारे प्रदेश के नंबरदार हैं, नंबरदार भाइयों को डिजिटल करने के लिए हम उनको एक 9,000 रुपये का सरकार की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट एक मोबाइल प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ताकि जो नंबरदार की जो प्रक्रियाएं हैं, जो प्रोसेस है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो उनका डाटा है, वो डिजिटल रख सके वो अपने मोबाइल से। इसका बेनिफिट ये होगा कि किसी भी स्कीम को ग्राउंड लेवल पे पहचानना वो आसान रहेगा। सरकार डायरेक्ट जो है नंबरदार को या कोई भी अधिकारी डायरेक्ट जो है नंबरदार से उनके फ़ोन से संपर्क में रहेगी, जो कि डिजिटली 4G 5G उसकी जो है टेक्नोलॉजी है। तो इसका मेन मकसद यही है। और ये भी एक पूरे भारत में पहला राज्य है हरियाणा, जहाँ पे जो है राज्य सरकार ये एक बहुत ही अच्छी जो है पहल कर रही है, जिसके तहत हम लोग सभी नंबरदारों को ये मोबाइल प्रोवाइड किया जा रहा है। मोबाइल देना अच्छी बात है। मोबाइल से काफ़ी डिजिटल में आजकल डिजिटल प्रोग्राम है, सब कुछ डिजिटल हो रहा है। मैं सीएम साहब का और डिप्टी सीएम का आभार व्यक्त करता हूँ। बहरहाल मनोहर सरकार नंबरदारों को स्मार्ट बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है और नंबरदार भी सीएम मनोहर लाल की इस योजना का खुलकर लाभ उठा रहे हैं। और हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।